हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर। हमारा फर्स्ट है मैटर इन और सराउंडिंग का पार्ट के बारे में। We have learned नेक्स्ट टॉपिक that हमारा है ये substances around कैन us मैटर change चेंज। state from solid to liquid and form liquid to gas on application of heat. अभी हम जो पढ़ के आए हैं ना, उसमें पता चल गया है हमारे आसपास जो भी सबस्टेंस है ना, वो उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड में हो सकती है या फिर लिक्विड से गैस में हो सकती है। किसके बेस पर, किसका यूज करके? हीट का यूज करके। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब एक कंडीशन और है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या था, पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस। और अगर उल्टा चलते हैं तो गैस से फिर क्या लिक्विड बनता था, लिक्विड से फिर क्या बनता था, सॉलिड बनता था। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिन पे हम जब हीट वगैरह की क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बदल जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनकी जो लिक्विड वाली स्टेज है वो नहीं आती है। और जब उनको वापस हम ठंडा करते हैं, कूलिंग वगैरह करते हैं, तो वो डायरेक्ट गैस से क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, सॉलिड में। मतलब लिक्विड स्टेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है वहां पे, विदाउट लिक्विड स्टेट क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। चलो हम देखते हैं कौन से सब्सटेंस हैं, वो किस प्रकार होता है। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.13। एक्टिविटी 1.13 देखते हैं। टेक ए सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट और पुट इन ए चाइना डिश। तो ये देखो आपके सामने डायग्राम एक बना हुआ ही है। वो कह रहे हैं आपको एक क्या लेना है, चाइना डिश लेनी है। छोटी सी ग्लास बॉल होती है, तो ये इस कटोरी जैसी होती है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड गैस में डालना है। उसको क्या करना है, क्रश कर देना, कुचल कर उसके अंदर रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और उसके ऊपर, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो फनल क्या, कीप जो होता है उसके ऊपर उल्टा रख देंगे, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर 1.7। तो राइट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है, सबसे फनल के ऊपर देखो लिखा हुआ है कॉटन प्लग। तो बाकी जगह सबसे पैक हो गया, ऊपर से खुला था, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, एक कॉटन प्लग लगा दिया। मतलब रुई से जो बना हुआ था, कॉटन वाला लगा दिया हमने। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। फिर हमें क्या करना है, उसे धीरे धीरे गर्म करना है और ध्यानपूर्वक देखना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या परीक्षण करते हो। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब इसके अंदर हम देखते हैं, जो हमारे कैम्फर है, कपूर है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हम नोटिस करते हैं, जब ये गर्म करने से पहले तो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे इसको हीट दी जाती है, डायरेक्ट क्या बदल जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो ऐसी कोई भी स्टेट वाली कंडीशन, जब कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट किससे कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखना है, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, गैस से सॉलिड में, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं है यानी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमारा जो टॉपिक हम देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके ऊपर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। अगर प्रेशर को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, मतलब प्रेशर के अंदर हम चेंज करेंगे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो ये बात बता रहा है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनके बीच में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल के अंदर बीच में क्या होता है, डिफरेंस पे क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सारे पार्टिकल का, एक पार्टिकल दूसरे पर अटैचमेंट जो है वो सबके साथ समान नहीं होता। एक मीटर के अंदर होगा और दूसरे मीटर के अंदर वो जो अरेंजमेंट है वो अलग टाइप से होगा। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder। तो कह रहे हैं क्या होगा जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करें और एक सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी गैस भरी है, उसको हम क्या करें, कंप्रेस करें, प्रेशर के द्वारा कंप्रेस करें, तो उसको दबाएं। Will the particles come closer। क्या पार्टिकल पास में आ जाते हैं। Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter। क्या आप सोचते हो प्रेशर को इंक्रीज करके या डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट चेंज कर सकते हैं क्या। देखते हैं होता ही नहीं होता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। तो कह रहे हैं प्रेशर बढ़ा के, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर घटा के।
तो रिड्यूस करें टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, जो है उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आप लोगों ने कभी सुना है कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये तो आप सबने सुने होंगे कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और वापस जो गैस छोड़ते हैं कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है क्या? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये गैस है, इसको प्रेशर मतलब हाई प्रेशर के अंदर क्या इसको स्टोर किया जाता है। अभी हमने बात कर ली ना, प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर घटा के हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसके पार्टिकल पास पास में लेके आ सकते हैं। सॉलिड CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो कह रहे हैं अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेयर, जो हमारे एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसको यूनिट है एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो कह रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम उसको डिक्रीज कर दें तो हमारी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो बदल जाएगी कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। और आप सबको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेशर और जो टेम्परेचर है, दाब और तापमान, ये किसी भी स्टेट की क्या करते हैं, उसको निश्चित करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस। मतलब इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि वो जो मैटर है वो कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। कौन करेगा डिफाइन? प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो नीचे डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन से प्रोसेस में जब कौन सा प्रोसेस बदलता है तो उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लिक्विड, और लिक्विड से हम जाते हैं कौन साइड में, लेफ्ट साइड में। तो नीचे लिखा हुआ है सॉलिड में और राइट साइड में लिखा है आपका गैस। तो पहले लिक्विड से सॉलिड में देखते हैं। लिक्विड से जब सॉलिड होता है तो उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से वापस कोई चीज बदलती है लिक्विड के अंदर, उसे कहा जाता है फ्यूजन। अब देख लेते हैं सॉलिड से गैस। तो सॉलिड से अगर गैस डायरेक्ट मतलब जा रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड बन रहा है उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। अब देखते हैं लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसे हम कहा जाएगा वेपोराइजेशन, और अगर गैस से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन। और पास में एक डायग्राम बना हुआ जिसके अंदर बताया हुआ गैस पार्टिकल है, पिस्टन से हमने प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो वो जैसे हमने पिस्टन इसके ऊपर प्रेशर डाला तो पार्टिकल क्या हो गए, पास पास में आ गए, और वो गैस स्टेट कौन सी बदल गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। 1.5 अपना टॉपिक है इवापोरेशन। तो आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक पे कपड़े सूख रहे हैं तन्नी पे, एक पे आपको दिख रहे हैं अपने घरों में जो नॉर्मल होता ही है। दूसरे में आपको दिख रहा है कि मिल्क बॉईल हो रहा है, ये भी एक कॉमन एग्जांपल है दोनों। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? तो क्या हमें हमेशा ही प्रेशर और टेम्परेचर मतलब हीट का जरूरत पड़ेगी अगर किसी स्टेट को चेंज करना है? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? तो अभी ये कह रहा है आपको डेली लाइफ में से एग्जांपल लेना है। ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन ये कह रहा है आपको अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लो, एवरीडे लाइफ से, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है, कहां से, लिक्विड से वेपर से, ठीक है। विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वहां पे जो लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो आपको पता है लिक्विड है, लिक्विड में वेपर बनना है तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है, गर्म करनी पड़ती है। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो क्या बदल जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहा है इस बार ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जहां बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगी नहीं हो, लेकिन वो फिर भी क्या बदल जाए, क्या बदल जाए, उसमें वेपर बदल जाए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेज इनटू वेपर। तो ये आप सबको पता ही है कि हम वाटर को अगर खुला कहीं पे रख दें नॉर्मली तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस वगैरह में क्या हो जाता है कि वेपर बन जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई, अब कपड़े हम जब तनियों वगैरह पे सुखाते हैं तो हवा वगैरह उससे मिलती है तो उससे क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। What happens to water in the above two examples? तो कह रहे दोनों एग्जाम्पल में जब पानी को बाहर धूप में रखा खुले में तब क्या हुआ, और जब कपड़े गीले होता है पता ही है, तो उसके दोनों के अंदर पानी का क्या हुआ। We know that particles of matter are always moving and are never at rest। ये हम सबको बताइए, जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे आपके सामने कोई आपका मोबाइल है, फोन है, ये या अदर कोई भी आपके सामने पेन पेंसिल इरेजर कॉपी वगैरह,
उन सब के जो पार्टिकल होते हैं ना हमेशा क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब हमेशा वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये बात अलग बात, आप कह सकते हो सर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर तो जरूर नहीं है हर चीज हमें जो दिखाई ना दे वो चीज हो ना हो, ठीक है। जैसे अभी गैस है, आपको दिखाई थोड़ी देती है लेकिन है ना वो। एंड आर नेवर एट रेस्ट, और कभी भी क्या होता है ये पार्टिकल रेस्ट नहीं करते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम सब जानते ही हैं कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, चाहे सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, उन सबको जब ये मूव करेंगे, मतलब हिलेंगे डुलेंगे, तो इनके अंदर मोशन होगा, तो मोशन के अनुसार एक एनर्जी होती है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं सरफेस के ऊपर, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कहने का मतलब सब जो पार्टिकल है, लोअर एक बॉटम में, एक बीच मिडल में, एक ऊपर है, तो उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये सबसे ऊपर होते हैं, तो क्या होते हैं कि एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल्स का, वो क्या करता है, आराम से इसे टूट जाता है और वो आराम से क्या बदल जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये देख लो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे हुए, ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर के अंदर भी क्या हो जाता है, सब्सटेंस का इवेपोरेशन हो सकता है। सिंपल सा है, जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं, या जैसे मान लो मिडल में है पार्टिकल, तो मिडल वाले पार्टिकल क्या होते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल्स और नीचे वाले पार्टिकल दोनों तरफ से क्या होते हैं, घिरे हुए हैं। अब सबसे नीचे जो पार्टिकल है, तो नीचे सबसे पार्टिकल होता है, उसके नीचे कोई ना कोई सरफेस जरूर होगी, वो उससे बंधा रहेगा, और उसके ऊपर उसके खुद के मेटल का पार्टिकल है ही है। लेकिन जो सबसे ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, वो ऊपर मूवेबल ज्यादा होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं, तब वो क्या होता है, आराम से वो एयर के द्वारा क्या हो जाता है, रिमूव कर दिए जाते हैं, तो इसलिए वो इवापोरेट भी जल्दी हो जाते हैं। अगला अपना टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो ये जो इवापोरेशन है इसको क्या करते हैं, इफेक्ट कौन कौन से, किस किस कारण से क्या होता है, इवापोरेशन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कौन से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, समझते हैं एक्टिविटी के द्वारा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। सिंपल सी है, आप खुद समझ जाओगे इसी, बस दिखने में ऐसे बड़ी है लेकिन। टेक ए 5 ml वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट ए नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या 5 ml वाटर ले लो, उसको किसी विंडो में या फिर अपने घर में रखो, तो फैन के नीचे रखो। टेक 5 ml वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट ए नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। तो फिर कह रहा है दूसरे में एक और वाटर लेना, अब की बार क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब में नहीं लेना, ठीक, इस बार लेना चाइना डिश के अंदर, उसको भी विंडो में या फिर किसी अपने कमरे में रख रहे हो तो फैन के नीचे रख दो। तीसरे में कह रहा है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कबर्ड और ऑन ए शेल्फ इन योर क्लास। अब कह रहे चाइना डिश के अंदर और 5 ml वाटर, इस बार वाटर क्या रख देना है, जो कबर्ड अपने कपड़े वगैरह जो रखते हैं अलमारी कबोर्ड, उसके अंदर रख दो, या फिर कोई हमारी अलमारी वगैरह है स्कूल क्लास में वगैरह उसके शेल्फ में रख दो। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर को नोटिस कर लो आप। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फ्रॉम द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो तीनों केस के अंदर कब कब इवापोरेशन होगा, कितना टाइम लगेगा, डे या टाइम घंटे, वो हम सबको क्या करना है, नोट डाउन करना है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक चाइना डिश के अंदर ओपन, एक चाइना डिश का रखी हुई हमारी शेल्फ के अंदर। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो एक तो ये नॉर्मल डे करो काम पहले तीनों, और फिर क्या जब रेनी डे होता है बारिश के दिनों में, तब भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखो आप लोग। What do you inform about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? क्या आप लोगों ने नोटिस किया बारिश के दिनों में नॉर्मल दिनों में बहुत फर्क होता है, आप सबको पता ही है। तो इन दिनों में क्या जो चेंज आ रहा है, मतलब तीनों के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओपन चाइना डिश और एक चाइना डिश जो हमारी रखी हुई है शेल्फ के अंदर, तो इन तीनों पे टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का या विंड वेलोसिटी मतलब विंड की जो स्पीड होती है, इनका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। नंबर 14, हाँ इन तीनों का इफेक्ट जरूर पड़ता होगा, हम देखते हैं पड़ता ही है, हमने ने बताया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से
प्रोसेस में या कौन कौन से टाइमिंग के अनुसार क्या होती है, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हम पानी को क्या करते हैं, फैला दो, मतलब फैला दो ऐसे, जो डायना डिश में रखा हुआ सरफेस एरिया ज्यादा फैला है, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो एकदम पतली सी होती है, तो एरिया क्या होता है, उसको इवेपोरेशन का एरिया होता है वो कम मिलता है ना। तो वी नो दैट द इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, हमें पता है सबसे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर, ऊपर वाले जहां भी मैटर है सबसे ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इसलिए कौन सा फिनोमेना हो गया, कौन सी घटना हो गई, सरफेस फिनोमेना हो गई। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, तो कह रहे हैं अगर हम सरफेस एरिया को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारा जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए देखा होगा हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तब उनको हम खुले खुले करके पूरे है ना सुखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, एग्जाम्पल दिया कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, अभी हमने बात की थी कपड़ों को हम फैला के सुखाते हैं ना। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब देख लेते हैं टेम्परेचर के बाद फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेंगे क्या, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। इसीलिए आप देख लो सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में आसानी से सूख जाते हैं, कारण क्या है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अगला पॉइंट है अपना ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें, घटा दें। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो आप लोग। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो एयर के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है ना, वाटर का अमाउंट जो प्रेजेंट, उससे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, तो हमारे आसपास जो भी एयर है वो क्या करती है, एक फिक्स मात्रा में क्या कर सकती है, वाटर को होल्ड करके रख सकती है, पकड़ के रख सकती है, मतलब कहने का मतलब उनकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि वो इतना वाटर होल्ड कर सकती है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो कह रहे हैं अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको पानी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो देखते हैं स्पीड जब बढ़ जाती है विंड की तब क्या प्रभाव पड़ता है। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, तो जब तेज हवा चलती है उन दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये आपको कॉमन सबने देखा हुआ है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो जब हवा तेज चलती है तो हवा के पार्टिकल के साथ साथ हमारे जो क्लोथ्स के अंदर जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो भी उनके साथ क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और हमारे आसपास हवा तेज चलती है वहां हमारे आसपास क्या होगा, जो वाटर के अमाउंट है मतलब वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगला हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो कह रहा है ये कुछ टॉपिक जो हमारा कह रहा है समर गर्मियों के अंदर हम जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं जिसे हम सामान्य भाषा में सूती वाले कपड़े से बोला जाता है, तो वो क्यों पहनते हैं, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, तो ये तो आपको पता ही है जब गर्मी बढ़ती है तो हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है गर्मी के कारण, तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाए या ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हमारी बॉडी क्या रहे, कूल रहे, ठंडी ठंडा कूल रहे। We know that during evaporation the particles of the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि जो evaporation वाला प्रोसेस होता है तो सरफेस प्रोसेस है वो, तो वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं कि अपने आसपास जो सराउंडिंग है वातावरण है वहाँ से वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool, तो ये जो हीट जितनी उसको चाहिए वेपर बनने के लिए, जो हमारा स्वेट बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है बॉडी से, तो वो किसके बराबर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद आ गया लेटेंट हीट, वेपोराइजेशन बनने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम क्या कंटिन्यू जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, तो वो इतनी होती है अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल।
तो वो हमारी बॉडी से क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, जो हमारी बॉडी कूल होने के लिए क्या करती है, उसको लीव करती है, मतलब उसके बराबर हो गई। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवैपोरेशन। तो जितना ज्यादा इवैपोरेशन होगा हमारी बॉडी क्या उतनी ही कूल रहेगी, हमें इतना ही अच्छा लगेगा। तो कॉटन इसके लिए सबसे क्या बेस्ट है। कॉटन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है, स्वेट है, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर इजी इवैपोरेशन के लिए क्या करेगा, उसको एक्सपोज करेगा, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं कि गर्मियों में हमेशा हमें कॉटन क्लोथ है वो हमेशा प्रेफर करने चाहिए, यूज करने चाहिए। 16 अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो देखो आपके राइट साइड में दो पिक्स बने हुए हैं, एक ऊपर वाले जो ग्लास है उसके अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है, और एक नीचे जो ग्लास है उसके अंदर क्या आइस कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडा पानी उसके अंदर डाला हुआ है। तो देखते हैं ऊपर वाली जो ग्लास है उसके अंदर क्या होता है कि पानी डाला है, उसके बाहर वाली जो सरफेस है एकदम क्लीन है, कुछ भी कोई भी बाहर ड्रॉपलेट वगैरह कुछ बूंदे वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन नीचे वाले में देखो उसके अंदर जैसे हमने आइस कोल्ड वाटर डाला हुआ है तो उसके सरफेस में नोटिस कर रहे हैं कि उसके चारों तरफ क्या हो रही है कि एक ड्रॉपलेट्स सी आ रही है या आइस की क्या आ रही है, एक लेयर आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, आइए हम डिस्कस करते हैं इसके टॉपिक में। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। तो कह रहे हैं कोई टम्बलर मतलब कोई बर्तन ले लो, उसके अंदर क्या ले लो आप, आइस कोल्ड वाटर ले लो, मतलब इतना ठंडा होना चाहिए, बर्फ जैसा ठंडा। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। तो हम नोटिस करते हैं जैसे हमारे सामने पिक बना हुआ है गिलास का कि जो टम्बलर है या जो बर्तन है उसके बाहर वाली सरफेस पे क्या होता है, वो सारे वाटर ड्रॉपलेट हम लोग देखते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कूल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जो आपको पता ही है ग्लास के अंदर जैसे हमने पानी डाला आइस कोल्ड वाला एकदम ठंडा, तो उससे हमारे आसपास वाला जो एयर है उसको क्या करेगी, वो उस ग्लास के क्या हो जाएगी, सरफेस के टच में आएगी। तो टच में आते ही क्या हो जाएगा, उस ग्लास का जो टच में आते ही जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं टेम्परेचर डाउन होता है तो कोई भी चीज क्या होती है, स्टेट चेंज हो सकती है उसकी, तो उस गैस से कहाँ जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो हमारे आसपास वाली जो गैस है या उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वो क्या कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, जिसको हम लोग एज ए वाटर ड्रॉपलेट के रूप में हमारे गिलास के साइडों में हम लोग सीख करते हैं या देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, अच्छा सिलेबस है, क्योंकि अभी हम लोग 3 स्टेज पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आपको पता है साइंटिस्ट हैं हमारे मैट्रिक की 5 स्टेज को क्या कर सके, डिस्कवर कर चुके हैं, तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मा, और 5th हमारी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस हैं, ये इंडियन साइंटिस्ट है, देख लो हमारे साथ भारत के साइंटिस्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो इसके एनर्जी ये बता रहे हैं, स्टेट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक, एनर्जी मतलब एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एंड सुपर एक्साइटेड और बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव। दीज पार्टिकल्स आर द इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। तो ये जो पार्टिकल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, मतलब आयंस के रूप, गैसों के अंदर आयंस के रूप में रहते हैं, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन वैसे। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा नॉर्मल हमें नहीं मिलता है देखने को, लेकिन जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है या नियॉन साइंस बल्ब होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब जैसे हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह होते ही है, उसके अंदर जो एक लेयर परत किया जाता है, पॉलिश की जाती है, वो हो गई। या फिर नियॉन साइन बल्ब्स देखे होंगे, या फिर आजकल आप देखते हो मोबाइल्स वगैरह के अंदर आपको मिल जाएंगे नियॉन वाटर, नियॉन चाहिए, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर एक जो आपको ये साइन दिख रहा है, ये क्या नियॉन साइन है। तो इसके अंदर कौन सी स्टेट पाई जाएगी, प्लाज्मा। तो ध्यान रख लेना, एक तो फ्लोरेसेंट ट्यूब और एक नियॉन साइंस बल्ब्स। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस एंड inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas। तो कह रहे हैं अगर नियॉन गैस बल्ब है हमारे पास तो उसके अंदर तो नियॉन गैस होगी
और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है तो वहां पे हीलियम गैस हो सकती है और दूसरी गैस हो सकती है। द गैस गेट्स आयनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। तो अभी हमने जस्ट बात की थी कि इसके अंदर आयोनाइज्ड गैस होती है। जैसे ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है या नियॉन गैस वगैरह बल्ब है, उसके अंदर जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो आयन के अंदर जो गैस है वो क्या हो जाती है, आयनों के रूप में क्या हो जाती है, वो क्या होती है, आयनों में कन्वर्ट हो जाती है। द चेंजिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोविंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो वहां पे क्या होता है कि जो चेंज हो जाता है वो स्टेट कौन सी होगी, प्लाज्मा हो गई, और वो कौन सी स्टेट, वो स्टेट क्या करती है, ग्लो करती है, चमकती है बल्ब के अंदर या ट्यूब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब प्लाज्मा जो ग्लो करेगा तो उसका जो कलर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा उस गैस पे कि उस गैस का नेचर कैसा है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो जो सन और स्टार है, हम देखते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, सन भी हमारा ब्राइट बहुत है, चमकता रहता है, तो वो चमकने के कारण क्या है, उनके अंदर कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये एक प्लाज्मा स्टेट की कंडीशन है कि जब भी प्लाज्मा कंडीशन कहीं पे बननी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो जो सन के अंदर और स्टार के अंदर इजीली अवेलेबल होता है तो वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट बन जाती, लेकिन हमारे आसपास इसीलिए नॉर्मल स्टेट ये नहीं पाई जाती। फिफ्थ हमारी है स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो नीचे देखो दो पिक्स बने हुए हैं, एक एस.एन. बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन। इनको आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन है। तो इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सेम कैलकुलेशन फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो सत्येंद्रनाथ बोस 1920 के अंदर किनके लिए कुछ कैलकुलेशन की जो किसके लिए थी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए थी, वो सेम थी, ठीक है ना। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनकी जो कैलकुलेशन उनको यूज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या हुआ है कि न्यू स्टेट को प्रेडिक्ट किया, न्यू उसको संभावना जताई। तो उन दोनों ने साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवरी की थी, इसलिए इनके नाम क्या है, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC। In 2001, Eric A. Corneli, Wolfgang Keitel and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in the Physics for achieving Bose-Einstein condensate। देखो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो इनके बारे में क्या था, प्रेडिक्ट किया, मतलब उन्होंने थ्योरी बताई थी कि ऐसा ऐसी एक स्टेट क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। उसको प्रैक्टिकली जो ये तीन साइंटिस्ट आए थे ना, कॉर्नेल, कैटरेली एंड वुमेन, यूएसए के थे, इन्होंने क्या किया, इसको अचीव कर लिया। इनको क्या हुआ, इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, कब मिला, 2001 में। द BEC इज फॉर्म्ड बाय ए कूलिंग ए गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो यहाँ पे प्लाज्मा से थोड़ा सा उल्टा है, अपोजिट। यहाँ पे किसी भी गैस को बहुत ज्यादा क्या करना है, कूल करना, ठंडा करना, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर। कितना, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। तो एक नॉर्मल एयर का बहुत बहुत ज्यादा छोटा पार्ट, कितना, 100,000 की डेंसिटी लेनी, इतनी कम डेंसिटी लेनी है। टू सुपर लो टेम्परेचर, तो सुपर लो टेम्परेचर पर जाना एकदम लो से लो। यू कैन log on www.camp for kids come to get more information to this fourth and fifth state of matter। तो ये लेसन हुआ आपका कंप्लीट। इसके बारे में जॉब की आपकी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपका कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो जो मुझे, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।